अच्छा, अगर एक शब्द में, एक वर्ड में मैं आपसे पूछूं नॉरसेट या एसएससी नर्सिंग, तो आप क्या बोलोगे? तो अभी हम मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीके की पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे कैसे कम टाइम में अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर कोई टीम लीडर नहीं रहता है, आप ही खुद लीडर होंगे यहाँ पर। 2-2.5 महीने की स्टडी के बाद ही आपने इसको क्रैक कर लिया। अच्छा सर, ये बताओ आप लोग करते क्या हो? मतलब कहते हो कि 8 से 2, 7:30 से 2 है, हाँ। तो आप लोग आखिर करते क्या हो? ये वर्क प्रोफाइल क्या है? अच्छा, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एसएससी नर्सिंग को 5 अलग अलग रीजन से क्वालिफाई किया। इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बना करके, एक अच्छा एनालिसिस करके एसएससी नर्सिंग को 5 अलग अलग रीजन से क्वालिफाई किया, और ये फेज 14 के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया है और इसको भी ये क्वालिफाई करेंगे। आज की इस वीडियो में ये हमें कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे, कहां से पढ़ना है ये बताएंगे, और हर चीज बताएंगे जो आपकी क्वेरीज थी। आपने जो भी इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया था, उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको यहाँ पर। जो आपने यूट्यूब पे कमेंट्स किया था पूछने के लिए, सबके जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इनकी कंप्लीट एनालिसिस आज हमें पता चलेगी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस पॉडकास्ट इन्विटेशन। सबसे पहले सर, हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से इसको स्टार्ट किया और कैसे आपको एसएससी नर्सिंग के बारे में पता चला, कैसे एक कंप्लीट एनालिसिस बनाया आपने, और फिर जाकर के आपने एसएससी नर्सिंग को क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मेरा नाम है वेंकटेश और मैं अभी सीजीएचएस प्रयागराज में पोस्टेड हूँ। मैंने नीट क्वालिफाई किया और 2019 में मैं बीएससी नर्सिंग के लिए पुणे में गवर्नमेंट बीजे मेडिकल कॉलेज में लगा। उसके बाद मैंने 4 साल का कोर्स किया बीएससी नर्सिंग। 2023 में मैं पास आउट हो। उसके बाद मैंने थोड़ा जॉब किया और जॉब में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है। तो फिर मैंने जॉब को रिज़ाइन करके अपना खुद स्टडी करना चालू किया। स्टडी करने के बाद मैंने नॉरसेट का भी एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आरआरबी दिया, उसके बाद ईएसआईसी दिया। काफ़ी एग्ज़ाम दिए मैंने। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बस एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। जब नॉरसेट 6 2024 में थी, तो वो मैंने थोड़ा सा मार्क्स की वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। अराउंड उसके आसपास ही ये एसएससी का नोटिफिकेशन आया था और मैंने सोचा कि अगर मेरा नॉरसेट नहीं हुआ, मैंने काफ़ी स्टडी किया नॉरसेट का भी। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें नॉरसेट में जाने से अच्छा एक बार हम खुद को ट्राई देते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। और रिस्क लेने के बाद मैंने एसएससी का नोटिफिकेशन देखा। जब नॉरसेट 6 14 अप्रैल को था 2024 में, उसके बाद 19 अप्रैल को रिजल्ट लगा, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और थोड़ी रिस्क लेके हम कुछ आगे करने का प्लान किया। तो पहले तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था कि एसएससी करो, या फिर मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं था। मैं नॉर्मल बायोलॉजी स्टूडेंट था, जैसे सब होते हैं बीएससी नर्सिंग में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं। तो मैंने जब देखा कि इसमें नॉन नर्सिंग का सिलेबस है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा डरा हुआ था कि मेरे से होगा नहीं होगा। बट मैंने सोचा अगर सारे लोग नॉरसेट दे रहे हैं, ईएसआईसी दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, तो सारे लोगों का जो फोकस है वो उन एग्ज़ाम की तरफ है। और यहाँ पर जिस समय फेज 12 था तो उसमें 17 वैकेंसीज थी। तो 17 वैकेंसीज में ज़्यादातर लोग सोचते नहीं कि मेरा 17 में होगा नहीं होगा। लेकिन मैंने जब देखा कि लोगों का अटेंशन जो है वो अलग एग्ज़ाम में जा रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ी रिस्क लेते हैं और इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। तब मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था कि मेरा होगा नहीं होगा, ये कैसे करूँगा मैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैंने बहुत स्टडी किया इसका। इंग्लिश हुआ, जीके हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, मैंने काफ़ी स्टडी किया। लेकिन मुझे तब कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं खुद से बोलने लगा कि मेरा हो जाएगा, तो मैंने अराउंड 2-2.5 महीने के स्टडी में एग्ज़ाम क्रैक किया। वो था कि मेरा इंग्लिश 2-2.5 महीने की स्टडी के बाद ही आपने इसको क्रैक कर हाँ, लिया। मतलब अप्रैल 19 से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे ही नॉरसेट का रिजल्ट लगा और मेरा नहीं हुआ था, तो अप्रैल 19 से इसका एग्ज़ाम था 25 जून को। तो 25 जून, या मतलब मान लो 2.5 महीने के आसपास वो पीरियड रहेगा। मई जून के आसपास 2 महीने, 2.5 महीने। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी देख रहा है कि अभी जून में, जुलाई में एग्जाम है इसका, हाँ, तो अभी काफ़ी समय है उनके पास, अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। अभी काफ़ी समय है और वैकेंसीज भी बहुत अच्छे, 107 वैकेंसीज है अभी। मेरे टाइम पे बहुत कम वैकेंसीज थी और मैं ऐसा सोचता था कि मेरा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली मेरा हो गया। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप भी थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि नॉरसेट जो है, नॉरसेट भी अच्छी पोस्ट दिलाता है आपको। बट जो यहाँ पर में तो लड़कों के लिए तो 80-20 है ना, तो हाँ, नॉरसेट में थोड़ी कंपटीशन है बॉयज़ के लिए। बट मैं चाहूँगा कि आप ऐसा दोनों भी प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा एक साथ, क्योंकि नॉरसेट में अभी टाइम है, सितंबर में टाइम है, सितंबर में आएगा, नेक्स्ट सितंबर में, और अच्छी खासी वैकेंसी आती है नॉरसेट की 2500-3000 के आसपास। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी रिस्क लो और ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक शब्द में, एक वर्ड में मैं आपसे पूछूं नॉरसेट या एसएससी नर्सिंग, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो चूज़ करूँगा एसएससी नर्सिंग,
क्योंकि देखो कोई स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मुझे नर्सिंग बाय चॉइस नहीं आया था, मैं मतलब बाय चांस आ गया था ऐसे बोल सकते हैं। कि कई स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज में होते हैं जो सोचते हैं यार मुझे नर्सिंग नहीं करना है, मुझे नर्सिंग में नहीं आना था, गलती से आ गया। तो ऐसे स्टूडेंट में से भी मैं था कि मुझे नहीं करना था ये, पर मैं कर दिया। ऐसा होने के बाद थोड़ा वो रहता है कि आप आगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, छोड़ दोगे या नहीं छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ा रहता है कन्फ्यूजन। उन स्टूडेंट में से मैं था, तो मुझे नर्सिंग ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, अभी भी नहीं करता है। बट ऐसा है कि अभी जॉब लग गया तो अच्छा है। अच्छी जॉब लग गई। हाँ, अच्छी जॉब अच्छा, लगी। अच्छा सर, ये बताओ आप लोग करते क्या हो? मतलब कहते हो कि 8 से 2, 7:30 से 2 है। हाँ। तो आप लोग आखिर करते क्या हो? ये वर्क प्रोफाइल क्या है इसका? अच्छा, मतलब जनरली सीजीएचएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और उनके रिलेटिव्स जो है या फिर पेंशनर है उनके लिए बना है। और ये ऑल ओवर इंडिया इसके अराउंड 400 टू 450 डिस्पेंसरीज है। मान लो एक डिस्पेंसरी में एक नर्स रहेगी तो अराउंड 400 टू 450 नर्सेस है ऑल ओवर इंडिया। ये जनरली आपको मेजर सिटीज़ में मिलेगा, एक्स सिटीज़ में मिलेगा। और यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके एरिया में जहाँ पर डिस्पेंसरी वहाँ पर 2000 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। डिस्पेंसरी क्या होता है? हाँ, डिस्पेंसरी होता है कि एक ओपीडी रहती है। ओपीडी मतलब आप जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, चेक होते हैं, चेक करते हैं, डॉक्टर्स उनको चेक करते हैं और बताते हैं कि आपको कुछ मेजर वो है। लेकिन यहाँ पर होता है कि कुछ ऐसा मेजर टेस्ट नहीं होते हैं। मिनिमम जो पेशेंट एडमिट नहीं होते? हाँ, पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट नहीं होते बिकॉज ये डिस्पेंसरी है, ना कि आईपीडी है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये ओपीडी है बेसिक। जिसको बुखार है या फिर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है वो आके यहाँ पर दिखाते हैं। तो फिर यहाँ पर मतलब पेशेंट एडमिट नहीं होते हैं, फिर नर्सेस क्या करते हैं यहाँ पर? नर्सिंग ऑफिसर क्या करते हैं? हाँ, नर्सिंग ऑफिसर क्या करते हैं कि मान लो कोई इमरजेंसी केस आया तो आपको प्रिपेयर हो सकते हैं इमरजेंसी केस के लिए। मान लो सीपीआर देना या इंजेक्शन देना, एड्रेनालिन, जो भी इंजेक्शन अपने बेसिक्स जो इमरजेंसी में होते हैं वो इमरजेंसी हैंडलिंग होती है। बट नॉट एट दैट लेवल, मतलब बहुत ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। ये तो बहुत रेयर केस है कि आपको इमरजेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जनरली पेंशनर्स रहते हैं। तो इमरजेंसी आने के बहुत चांस कम है, क्योंकि सीजीएचएस का एक रूल है कि अगर पेशेंट इमरजेंसी है तो आप बिना रेफर किए भी डायरेक्टली इम्प्लांट जो हॉस्पिटल्स है सीजीएचएस में वहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ना कि आपको कंपलसरी है कि सीजीएचएस के डिस्पेंसरी में आना ही है। तो सीजीएचएस का डिस्पेंसरी अलग होता है और इसकी हॉस्पिटल अलग होती है? नहीं, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। माना कि अभी एक प्रपोजल आया है कि सीजीएचएस के हॉस्पिटल ओपन किया जाए जो मेजर सिटीज़ है लाइक मुंबई, दिल्ली। बट अभी तक तो इसके कोई हॉस्पिटल्स है नहीं, क्योंकि एक स्कीम है। स्कीम ऐसी बोलती है कि आपको जो है यहाँ पर रेफरल सिस्टम बनाया है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि वो अपने मेडिसिन और ट्रीटमेंट वो कर सकते हैं, मतलब थोड़े से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो इसमें जो है 7:30 से जो 2 है ये ड्यूटी, यही ड्यूटी रहती है, इसके बाद ड्यूटी नहीं रहती है? नहीं, आपकी डेली मॉर्निंग ड्यूटीज़ रहेगी 7:30 से 2 बजे तक। कई डिस्पेंसरी में थोड़ा टाइम फ्लक्चुएट होता है, मतलब आप 10-15 मिनट लेट भी हुए तो ऐसा कुछ वो नहीं, रूल नहीं है कि बहुत आपको स्ट्रिक्टली वो हो जाएगा। तो आप आराम से अपना 7:30 बजे तक जाइए और 2 बजे आप उसके बाद फ्री होने के बाद आप मन चाहे आपका जो भी काम करना है कर सकते हैं। और आपको लीड कौन करता है? तो एज सच ऐसा कोई लीडर नहीं रहता है। मैंने देखा है कि एम्स हॉस्पिटल में हो या बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मैंने भी जहाँ पर काम किया था वहाँ पर एक टीम लीडर रहता है जो कि आपको परमिशन देता है इंजेक्शंस देने के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। हाँ, बट ये डिस्पेंसरी यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो कम लोग होने के वजह से यहाँ पर कोई टीम लीडर नहीं रहता है। आप ही खुद लीडर होंगे यहाँ पर। और ऐसा है कि आपके अंडर भी कुछ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, जैसे कि मेडिकल अटेंडेंट हो गया, आप उनको लीड कर सकते हैं अगर कोई प्रोसीजर आई तो। वैसे जनरली यहाँ पर कोई प्रोसीजर होती नहीं है, क्योंकि ये आईपीडी नहीं है, ओपीडी है। तो सर आपने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जो 5 रीजन से क्वालिफाई कर लिया आपने, और एक ऐसा कौन सा एनालिसिस किया आपने? हमें भी कुछ बताइए सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रैटेजी पूरी शेयर करूंगा आपके साथ, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में एक पेशेंस रहना चाहिए और आप में एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लीज़ आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसमें आपको बहुत समय लग सकता है, एग्जाम नोटिफिकेशन आने से ज्वाइनिंग तक बहुत थोड़ा समय लग सकता है। तो कैसे प्रिपेयर किया आपने एनालिसिस? तो मैंने जो प्रिपरेशन किया था, तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग और इंग्लिश से स्टार्ट किया था। इंग्लिश मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, ग्रामर मेरा बैकग्राउंड अच्छा था इंग्लिश का। काफ़ी लोगों का अच्छा नहीं रहता, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं आता है, बेसिक ग्रामर्स और वोकैब और वो
एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं। ऐसा कुछ एज सच नहीं है कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश और रीजनिंग। इसमें अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो ही आपका क्वालिफिकेशन मतलब आप क्वालिफाई कर पाओगे और एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे आराम से। दो सब्जेक्ट मुझे हमें मतलब अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है तो हाँ। दो सब्जेक्ट को लेके चलना है, और रीजनिंग और यस, रीजनिंग और इंग्लिश को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, साइड बाय साइड आपको मैथ्स करना है। मैं कहूंगा कि आप जीके की तरफ मत जाइए ज़्यादा, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है और हमें कोई सीजीएल का प्रिपरेशन नहीं करना है। हमको 180 190 मार्क्स नहीं लाने हैं, हमको क्वालिफाई करना है 120 130 के आसपास। और कोई भी कोचिंग वाले जो भी कहते हैं कि 190 लाना, 170 लाना, 180 लाना, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, मैंने फेज 9 10 11 12 सबका एनालिसिस किया है और उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी अभी इसका कट ऑफ बढ़ने लगा है। लाइक फेज 11 और उसके पहले बहुत कम कट ऑफ था, अभी थोड़ा कट ऑफ 110 120 के आसपास है। अगर आप यूआर से आते हो तो आपको 130 के आसपास टारगेट रखना चाहिए, 130 40 के आसपास। और अगर आप ओबीसी हो तो आपको 120 130 के आसपास टारगेट रखना चाहिए। मान लो आपको 120 नहीं मिले, 115 या 110 के आसपास भी मिले तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस फील्ड में अभी कंपटीशन इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि मेरा नहीं होगा, ये होगा, कैसे होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर यूआर कैटेगरी से 130 135 तक टारगेट रखिए और आपको 120 130 के बीच में भी मिले तो भी आप क्वालिफाई और कर जाओगे। सर नर्सिंग वाले रीजनिंग कैसे पढ़े आप ये बताइए? देखिए, पढ़ना ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको रीजनिंग बहुत हार्ड है। मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं है। रीजनिंग में आता है क्या, सीरीज आती है, उसके बाद मिरर इमेज आती है, उसके बाद वो ABCD के सीक्वेंस आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है। बहुत सिंपल सी रीजनिंग आती है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो और आप सोचते हो कि मुझे क्वालिफाई करना है तो मुश्किल है। आपको बेसिक नॉलेज तो हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, और जितने जल्दी आप इन चीज़ों को ग्रास्प करोगे उतने जल्दी आप आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचोगे। सर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाइए शुरू से लेकर के, एक कंप्लीट, सबसे पहले क्या करना है, एक उसके कंप्लीट बाद क्या स्ट्रैटेजी करना है, के लिए उसके मैं बाद क्या आपको पूरा वो एक PDF भेज दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक शीट बनाई है मैंने, जिसमें मैं सबको बताऊंगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। इसको शेयर कर दूं मैं आपको? हाँ जी प्लीज। रूल नंबर 1 क्या है? तो रूल नंबर 1 है कि डू नॉट रीड एनीथिंग दैट यू कैन नॉट रीड अगेन। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आप मत पढ़िए अभी, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इस समय का आप 100% यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि जो यूटिलाइज करेगा वही अच्छे से स्कोर कर पाएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि डू नॉट रीड एनीथिंग दैट यू कैन नॉट रीड अगेन। रूल नंबर 2 है कि आप रूल नंबर 1 को अच्छे से फॉलो करो। तो अभी हम मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीके की पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे कि आप कैसे कैसे कम टाइम में अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने सोर्सेस फॉलो किए थे वो आदित्य रंजन सर थे। तो उसमें है कि आप अगर किसी ने बेसिक बिल्कुल भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, अभी तक मैथ्स को टच भी नहीं किया है, तो आप बेसिक के लिए आदित्य रंजन सर के क्लासेस देख सकते हो, यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है। तो आपको दूसरा है कि आप अगर आपको कोई और चैनल्स पसंद आ रहे हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। और आपको एक स्ट्रैटेजी में है कि सबसे पहले आपको परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ये जो 10 टॉपिक है ये आपको 10 टॉपिक ही करना है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक मैथ्स को कुछ किया नहीं, कभी किया नहीं, 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आप क्या करें कि डेली इन 10 टॉपिक में से 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मतलब एक दिन में आप 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचेंगे आज मैं परसेंटेज करता हूँ, कल मैं रेशियो प्रोपोर्शन करता हूँ, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि परसेंटेज करेंगे तो 10 दिन बाद आप फिर से परसेंटेज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 10 दिन में, मतलब एक ही दिन में 10 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन किए। भले ही आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आपको एक ही दिन में आपको 10 टॉपिक से क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि डेली 10 ही क्वेश्चन कीजिए हर एक टॉपिक से। आपको ज़्यादा नहीं करना है। 10 क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपको 5 मिनट लेता है तो 100 क्वेश्चन आपको 500, मतलब आपको 2 घंटे या 3 घंटे में मैथ्स आपका डेली 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 3 घंटे पकड़ लीजिए मैथ्स को, ठीक है। और उसके बाद है कि ऐसे टॉपिक्स जिसको आपको टच नहीं करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड अलजेब्रा, मेनली अलजेब्रा, एक्स वाई स्क्वायर। वो उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपके पास 15 मिनट है। आप बोलेंगे मैं अभी से इसको स्टडी करके एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, तो बहुत मुश्किल है। मतलब पर्सनली मुझे अलजेब्रा आता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर आता है तो आप 100% कीजिए, लेकिन जो फ्रेशर्स है उनको अगर नहीं आ रहा है तो आप अलजेब्रा को टच मत कीजिए। ये 5 टॉपिक है जिनको टच करना ये अभी के टाइम पे बहुत
थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि आप स्कोर कर पाओगे अच्छा। तो हाँ, तो इन टॉपिक पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आए तो डायरेक्टली आप स्किप कर सकते हो, बट आपको रोज डेली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, इन 10 टॉपिक में से डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये मैथ्स का हो गया। और सोर्सेस आप आदित्य रंजन के टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी फ्री बहुत सारे मटेरियल पड़ा है, आप डेली वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद हम जीके की तरफ जाते हैं। जीके इतना वास्ट है कि आप उसको पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, बिकॉज बहुत टाइम क्रूशियल है। 2 महीने में आपको अगर सारा जीके पढ़ना है तो आप उसमें 2 साल लग जाएंगे। जीके इतना फास्ट है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिसमें प्रीवियस ईयर मतलब फेज 13 और फेज 12 में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो इस साल भी रिपीट हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उतने ही टॉपिक्स करके जाइए और आपका श्योर शॉट सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ऐसे टॉपिक्स है जो 80% 20% ऐसे टॉपिक्स है ये पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी मतलब जीके का, जो आपको 80% क्वेश्चन दिलाएगा। अब आप अगर सोचेंगे कि मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, तो आप पढ़ भी सकते हैं, बट आपको रिटेन नहीं रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री ही बहुत बड़ी है, ज्योग्राफी बहुत बड़ी है। क्यों ना हम ऐसा करें कि उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़े और चांसेस है कि उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आए। अगर मान लो 25 क्वेश्चंस है तो मैंने जितना एनालिसिस किया तो हिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ज्योग्राफी में से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अब इतनी बड़ी हिस्ट्री और उसमें से 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ही देखिए, अगर आपने इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट किया है और आपको 3 क्वेश्चन सही भी आ गए तो भी उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आप फिर कोई और सब्जेक्ट में लैक करोगे। इसलिए हमें जीके में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। आया तो आपका नसीब है, नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि किसी को नहीं आएगा, क्योंकि सबको नोटिफिकेशन सेम टाइम पे मिला है और सब सेम टाइम पे स्टडी करना चालू किया है। तो हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं, एक रवि आदित्य क्लासेस करके आप प्रीवियस 6 मंथ के प्लेलिस्ट में उसमें जा सकते हैं और आपको उसके नोट्स नहीं निकालने हैं, आपको 2x पे वॉच करना है और इसको 10 या 15 दिन के अंदर फिर से रिपीट वॉच करना है। मान लो वो 6 आवर्स के क्लासेस है तो आप उसको 3 घंटे या 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप हिस्ट्री में मेन टॉपिक्स जैसे कि टेम्पल्स हो गया, केव्स हो गया और एंशिएंट आर्किटेक्ट हो गए, उसके बाद वैदिक पीरियड हो गए। और ज्योग्राफी में आप बहुत सारा मत कीजिए। ज्योग्राफी में मैं बोलूँगा नेशनल पार्क्स कीजिए आप, उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके भी आप नोट्स मत निकालिए ज्योग्राफी के, ये आपको टेलीग्राम चैनल परमार सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहाँ पर यही टॉपिक पढ़िए। पूरा ज्योग्राफी पढ़ने से कोई आउटकम नहीं आएगा ज़्यादा। उसके बाद पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स आने ही चाहिए, शेड्यूल्स और पार्ट्स तो आने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद आप लोकसभा राज्यसभा का भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी में अगर आपको कुछ नहीं आता तो इंडाइसेस पढ़िए, उसके बाद सेंसस पढ़िए, पॉपुलेशन पढ़िए और गवर्नमेंट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे पक्का आएंगे। साइंस में आप न्यूटन्स के लॉ पढ़िए और मोशंस का पढ़िए, इससे पक्का क्वेश्चंस आता है। उसके स्टैटिक जीके में आपको आर्ट एंड कल्चर करना है, डांसेस करने हैं एंड बुक्स एंड ऑथर्स करने हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में मैं बोलूँगा कि आप अवार्ड्स और नोबेल प्राइजेस, पद्म विनर्स, ये सब कीजिए और फेस्टिवल्स कीजिए। बस जीके का इतना ही पोर्शन कीजिए। और अब चलेंगे इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आपको इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर और होकैब। तो ग्रामर के लिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश ग्रामर तरुण ग्रोवर सर का देख सकते हैं, टेलीग्राम पे ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी तरुण ग्रोवर सर के बहुत अच्छे क्लासेस हैं। आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वो आप बेसिक से वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद होकैब के लिए मैं बोलूँगा कि 30 मिनट्स डेली होकैब पढ़िए। और एक चैनल है यूट्यूब चैनल एकदम बेसिक से, उन्होंने वर्ड पावर मेड ईजी एक वीडियो बनाया 9 आवर्स का, तो उसमें मैं बोलूँगा आप डेली उसका 30 मिनट का वीडियो देखिए। जब आपका ये होकैब कंप्लीट होगा तो आप कोई बुक लीजिए जिस पे आप होकैब डेली रिवाइज कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट और एनालिसिस कीजिए कि आपका क्या सही है क्या गलत है। सर ये सब बातें तो हो गई, पर ये बताइए सर कि जब वैकेंसी का हमने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद से ज्वाइनिंग तक में एक स्टूडेंट को कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैंने सुना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। हाँ, आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एसएससी जो एग्ज़ाम है ये ऑल ओवर इंडिया होता है और इसमें एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं होता, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अराउंड 300 to 400। तो इसमें टाइम लगता है स्क्रूटिनी के लिए, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आराम से इसको पेशेंस के साथ हैंडल कीजिए। तो अगर देखा जाए वैसे तो मैं इसका एक सिंपल सा फ्लो बताता हूँ कि फेज 12 नर्सिंग ऑफिसर में क्या क्या हुआ था। तो एग्जाम जो डेट थी मेरी 20 जून के आसपास 2024 में हुआ था ये, और उसके बाद आंसर की आती है 2 जुलाई को आंसर की आई थी। रिजल्ट 13 अगस्त को था और डॉक्यूमेंट अपलोड्स के लिए आपको एक टाइम फ्रेम मिलता है, उसमें 7 to 10 डेज में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग लिस्ट आती है। अगर इनिशियल क्वालिफाइंग लिस्ट में आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा है, और उसके बाद एक फाइनल क्वालिफाइंग लिस्ट आती है। अब इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंस है? इनिशियल जो होती है कि आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, ये चेक करने के बाद आपकी इनिशियल लिस्ट आती है।
अब फाइनल लिस्ट होती है कि जो इनिशियल लिस्ट में कुछ लोग जो होते हैं उनका कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे कि नेम्स का प्रॉब्लम होता है, किसी के फादर का नेम चेंज हो जाता है, मदर का नेम चेंज होता है, तो ये आपको फाइनल लिस्ट में आपको दिखेगा कि आपने अगर इनिशियल लिस्ट में आपका नाम है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है तो आप उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरा प्रॉब्लम है, एफिडेविट लगा के आप उसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल लिस्ट ऐसी है कि इसके बाद कोई लिस्ट आती नहीं है, फाइनल लिस्ट फाइनल होती है। अब फाइनल क्वालिफाई लिस्ट होती है। अब फाइनल क्वालिफाई लिस्ट के बाद आपका एक फाइनल इसके बाद एक डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रीजन में बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट लगेगा। और फाइनल रिजल्ट मान लो कि 5 से 7 महीने लेता है और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसीजर हो, जिसमें एक अराउंड विद इन 1 मंथ आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है। तो लगभग मान लिए जाए तो मेरा जो एग्ज़ाम का डेट था वो 20 जून था और मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 7 जनवरी ऑफ 2026 में हुआ था। तो अराउंड 1.5 टू 1.8 ईयर्स उसमें टाइम लगता है, मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है। काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हाँ, बट ये है कि 1.5 साल से 2 साल लगभग लग सकते हैं ना। हाँ, बट आपको ये है कि अगर आपके लाइफ टाइम इसमें जो अचीवमेंट होगी वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। अगर आप इसमें पेशेंस रखोगे तो ही अच्छा है, वरना आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि हर 6 महीने में होता है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इसकी दोबारा वैकेंसी क्या अगले साल आ सकती है, और या अगले साल नहीं आएगी तो कब इसकी दोबारा वैकेंसी आएगी सर? अगले साल इसकी वैकेंसी आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर देखोगे तो ऑल इंडिया इसके 414 डिस्पेंसरीज है, तो थोड़ा मुश्किल है कि वैकेंसी आएंगी। बिकॉज अभी 107 वैकेंसी आई थी और हमारे टाइम पे 17 वैकेंसी आई थी। उसके पहले इसके बाद फेज 13 में कोई भी वैकेंसी आई नहीं थी, तो मुश्किल है कि आप इसकी वैकेंसी आएंगी। क्योंकि अभी एम्स सीआरई ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया है, उसमें बताया है कि एसएससी नर्सिंग का जो रिक्रूटमेंट है वो एम्स सीआरई कंडक्ट करेंगी। ये वाली तो हो जाएगी ना, जो अभी वैकेंसी निकली इसमें तो हो जाएगी। हाँ, इसमें तो कोई ये नहीं कि कैंसिल हो सकती है, पेपर लीक हो जाए। नहीं, पेपर लीक और कैंसिल वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में बस स्टडी करना है। और मैं कहूँगा कि आपके पास 2 महीने हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है उसको आप फॉलो कीजिए। और सर आप ये भी प्रॉमिस करेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो उस पर लाइव आ सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली हम लाइव आएंगे और आपको गाइड कर। तो सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा अभी तो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपके जो चैनल है उस पर लाइव आने की कोशिश करूँगा और कुछ डाउट है तो सॉल्व मेरे चैनल पे लाइव आएंगे? हाँ, मैं आपके चैनल पे लाइव आऊँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए सर। वेलकम।